आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में 10 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। आपको बताते चले कि इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को देश दुनिया के श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए थे। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से अभी तक इन 10 दिनों में 2,06,159 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को नस्बो नाबूद किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन कल दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके बाद जो स्थिति हुई उसका सेना ने बखूबी जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया और अब सीज फायर हो गया है और भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उसको अब युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ा तुमको, ये विषय पूरा आ जाएगा। इतनी बातें बाकी तो इस पर केंद्र से ही विषय आना है, लेकिन कुछ चीजें जो मैं समझ पाया आपका आगे रखूंगा। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 रेलवे हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान पराजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। हरिद्वार के सेक्टर 2 के पास रेल पटरी पर छलांग लगाकर पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदकर एक साथ दोनों ने जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहरहाल आत्महत्या के पीछे वजह क्या है, पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। आज एक महिला सूचना मिली है कंट्रोल रूम से कि एक महिला और पुरुष वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने जो आए हैं और उनके कट गए हैं। इस सूचना पर अभी उनके जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया इसमें जो आसपास के लोगों ने बताया कि अपने आप ही इस तरफ आए हुए थे, तो हो सकता है कि इनके द्वारा स्वयं अटेंड किया गया, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो पूरी इनके परिजनों से या कहीं से इनके पास शिनाख्त हो जाएगी, जानकारी मिलेगी, उसके बारे में ही पूरा डिटेल बता सकते हैं। ट्रेन भी लेट हुई इसकी वजह से करीब 1 घंटा। हाँ, ट्रेन जब कोई रन ओवर होता है तो उसमें जो ट्रेन जो है क्लियरेंस के बाद ही चल पाती है, तो उसकी बात चल। पिछले दिनों केंद्र सरकार की कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर आज प्रदेश भाजपा के द्वारा भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, भाजपा उसका सम्मान करती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 94 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जातिगत गणना संबंधी जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पार्टी उसका स्वागत करती है। यह साहसिक, पारदर्शी एवं सामाजिक न्याय सूचित नीति निर्माण तथा सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1931 में जब ब्रिटिश सरकार थी, उस दौरान ये गणना जातिगत आधार पर कराई गई। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का अंग था। उस समय जातियों की गणना की गई, उसमें ओबीसी जाति का 52% था और देश की आबादी मात्र 27 करोड़ थी, जिसमें भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे। लगभग 1931 से आज तक केवल अनुसूचित जाति
और जनजाति को छोड़कर राज्य स्तर पर और किसी भी जाति की गणना कभी न की गई न इसके प्रयास हुए। जैसा मैंने कहा 14 वर्षों के बाद। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी हुई पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और अपूर्व जोशी मौजूद रहे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा और विधायक सुमित हृदय सहित बड़ी संख्या में विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी गई यह पुस्तक उत्तराखंड के उनके राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अभी हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे सीज फायर में, क्योंकि अमेरिका का जो दावा है उसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसके अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ कहना उचित समझूंगा, क्योंकि अभी जानकारी मिली है। और लेकिन एक बात तो सिद्ध है कि ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय सेना के विभिन्न अंग कितने कैपेबल हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना सुदृढ़ है, हमारी मारक क्षमता कितनी तीव्र और कितनी सटीक है, और हमारी एकजुटता भी दुनिया ने देखी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के हैं ये चार भाई, ये नारा सब जगह गूंजा। और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष सब एकजुट हुए, इससे भी एक संदेश गया दुनिया में कि भारत को झुकाना तो अलग, तोड़ना तो अलग रहा, झुकाया भी नहीं जा सकता, ये संदेश गया। चुनौती आएगी तो भारत एकजुट दिखेगा, ये हमारी उपलब्धि है, इस पर मुझे गर्व है। 12 मई को मनाए जाने वाले बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को प्रेस ब्रीफिंग कर बताया कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। चारधाम यात्रा के समानांतर चलने के कारण ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। कल बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के उपलक्ष्य में पूरे शहर को हमने 8 सेक्टर और 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है, जिसमें हमने सही ड्यूटियां लगा दी है अलग अलग शिफ्ट में। सर अभी युद्ध भी चल रहा था, हमने जैसा आपने ब्रीफिंग में भी सुना है, हमने जो हमारे सीमा पे टेंशन चल रही है उसको लेके भी सबको ब्रीफ किया है और सचेत रहने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए हैं, और साथ में ड्यूटी को सही तरीके से निभाने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा है सीएपीएफ भी है यहाँ पे, सीएपीएफ को भी उसी तरीके से हमने ब्रीफ किया है, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्नान सकुशल संपन्न हो जाए। और साथ में जो चारधाम यात्रा है उसको भी हमने कंसिडर करके और उसी हिसाब से ड्यूटियां लगाई है, ताकि चारधाम यात्रा भी सकुशल रहे और साथ में स्नान भी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। जाम से निजात पाने के लिए क्या व्यवस्था की है? हमने इसके लिए उचित ट्रैफिक व्यवस्था की है, जिसमें हमने पार्किंग, डाइवर्जन, रूट सारे प्लान है और उनसे सभी को अवगत भी कराया है। आपने ब्रीफिंग में भी देखा है कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सबको बताया है कि हाईवे के लिए क्या प्लान है, अलग अलग जोन और सेक्टर के हिसाब से भी हमने प्लान बताया है, ट्रैफिक का, पार्किंग का, कब हमें डाइवर्जन करना है, किस हिसाब से कम्युनिकेशन रखना है, हमने सभी बहुत डिटेल में गहनता से सबको बताया है और अवगत कराया है। बहुत महत्वपूर्ण स्नान है सर, कितनी भीड़ आने की संभावना है? अभी जैसे हालात है इसमें एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितने अनुमान से हम बता पा रहे हैं वो पहले से ज़्यादा ही भीड़ आएगी और हमने तैयारियां उससे लगभग 1.5 गुना के हिसाब से की। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।